तो चलिए साथियों, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ नया। तो सबसे पहले आज हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाएँगे हम बीच में से ही, ये नहीं कि आपको कोई स्टार्टिंग से कोई वीडियो जैसे कोई शुरुआत से कोई टॉपिक पढ़ाएँगे, ठीक है? तो हमारा जो फ़ोकस है, वो पहली बात तो कमज़ोर चीज़ों पे रहेगा, कि जो हर कोई जिस साइड से कमज़ोर छोड़ देता है और वहाँ से कोई क्वेश्चन आता है और फिर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब भी मान लो संविधान पढ़ना स्टार्ट किया या मान लो एक कोई टॉपिक स्पेशल लेते हैं फिर भी, तो उसके स्टार्ट से लगता है, 1 नंबर पेज से, तो वो हो सकता है आधा पढ़ के छोड़ दे या पूरा पढ़े, तो उसके लास्ट टाइम में जब मोटिवेशन जब उसका कम हो जाता है, मूड जो कम हो जाता है, तब लास्ट वाले टॉपिक जो है, लास्ट वाला हिस्सा जो है वो उसका कमज़ोर रह जाता है। तो इसलिए हम उस हिस्से को ज़्यादा फ़ोकस करते हुए उस हिस्से को पहले लेंगे, यानी कि हम उल्टा पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कि जैसे अगर हमें नीति निर्देशक तत्व पढ़ाने हैं, तो हम 37 की बजाय 36 की बजाय हम पहले 51 नंबर अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे। ताकि क्योंकि समझ में तो ये हर किसी के आए हुए होते हैं, लेकिन याद रहना सबसे मुश्किल बात है। तो चलिए हम लोग पहला जो बिंदु है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 51 की। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है वो राज्य करेगा। ठीक है? उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कौन प्रयास करेगा? राज्य प्रयास करेगा। न कि वो बाध्यकारी है, ये बात यहाँ पर ध्यान रहे। क्या करेगा? प्रयास करेगा। अब देखिए कि आजकल जो क्वेश्चन्स हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि जैसे दो दो कथन दे देंगे कि एक तो 51 का खंड जो क है उसके अंदर क्या दे रखा है, ये बात दे रखी है। 51 के खंड ख में ये दे रखा है। तो आप बताइए कि इन दोनों में से कौन-सा कथन सही है, कि ये पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है? तो हम उस बात पे जो है वो चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि एक तो आप लोग ये देखिए, जब इस तरह से लिखा हो कि 51 क, ठीक है? अगर कै अगर इस तरह से ब्रैकेट में है अलग से, तो उसका मतलब है कि वो उपखंड या खंड है, ठीक है? और यही कै अगर 51 के साथ में अगर बिना ब्रैकेट के होता, तो वो 51 कै एक अलग अनुच्छेद होता 51 से, ठीक है? तो ये अंतर आप ध्यान में रखना। हम सबसे पहले बात करेंगे कि अनुच्छेद 51 कै क्या कहता है? ओह सॉरी, कै नहीं, अनुच्छेद 51 जैसे आपको मैंने ये बात बताई कि एक तो ब्रैकेट के अंदर कै होगा और एक बिना ब्रैकेट के कै होगा। तो ब्रैकेट के अंदर वाला कै तो ये रहा, लेकिन आप देखोगे कि ब्रैकेट के बाहर वाला कै ये है, ठीक है? वो एक अलग अनुच्छेद है, 51 कै एक अलग अनुच्छेद है, लेकिन अनुच्छेद 51 का खंड कै एक अलग है। तो बात करते हैं खंड कै की, तो इसमें बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है? ये वही टाइटल है जो 51 का टाइटल है, उसको कै में दे रखा है। अब 51 का खंड कै ख ख में क्या कहता है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा राज्य, ठीक है? तो 51 का खंड कै बात करता है शांति सुरक्षा, 51 का खंड ख बात करता है संबंधों को बनाए रखने की। उसके पश्चात 51 का खंड ग कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का जो है वो प्रयास करेगा, ठीक है? संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं, जैसे मतलब कि पर्यावरण पर जो प्रोटोकॉल्स हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, या फिर मतलब जो व्यापार को लेकर, जो मुद्रा को लेकर जो संधियाँ, जो समझौते हुए हैं, उनके प्रति जो है वो हमारी कृतज्ञता जो है वो दिखाने का प्रयास करेगा, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब हम बात करें कि अनुच्छेद 51 के खंड घ की। घ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देगा। कि मतलब जो वैश्विक जो राजनीतिक मुद्दे या फिर जो मतलब अन्य जो समस्याएँ हैं, ठीक है? जिनसे विवाद उत्पन्न होते हैं, जैसे सीमा विवाद हो गया या कोई नदी के जल को लेकर कोई विवाद हो गया, इस तरह के विवादों के निपटारे के लिए किस तरह का मध्यस्थम, ठीक है? कि मतलब उनको बात से निपटाने का, बातों से सुलझाने का प्रयास करेगा, न कि उनको युद्ध के माध्यम से या लड़ाई के माध्यम से या संघर्ष के माध्यम से।
तो ये था अनुच्छेद 51। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 50 की बात करते हैं कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात की, कोई ज़्यादा वो वाली नहीं। अब अनुच्छेद है 49। 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अब ध्यान रखने वाली बात ये है किस चीज़ का, एक तो स्मारक, एक स्थान और एक क्या है वस्तु। कैसी, राष्ट्रीय महत्व वाली। अब ये कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन। ठीक है, इसको एक बार छोड़ दीजिए, आप यहाँ से देखिए राष्ट्रीय महत्व वाले, ठीक है, कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति, मतलब वहीं जहां वो है, ठीक है, यथास्थिति जहां वो है, क्या करेगा, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन, निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अब जो है वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्या होगी, राज्य की बाध्यता होगी, वो प्रयास नहीं करेगा, उसकी क्या होगी, बाध्यता। तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपको दे दिया जाएगा कि अनुच्छेद 49 की जो शब्दावली है वो इनमें से निम्न में से कौन सी है, कि राज्य प्रयास करेगा, राज्य जो है, राज्य प्रयास करेगा, राज्य के लिए वो बाध्यता होगी, राज्य का यह कर्तव्य होगा। इस तरह से वो आपको 4 ऑप्शन बनाकर देगा और आपको उसमें से छांटना है कि अनुच्छेद 49 जो है वो बात करता है किसकी, बाध्यता की। ठीक है, ये शब्द भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि लुंठन, विरूपण, लुंठन मतलब उन कीमती वस्तुओं को लूटना, ठीक है, विरूपण मतलब कोई स्मारक है उसको भी कोई मतलब खराब ना करे, विनाश मतलब उसको नष्ट ना करे, ठीक है, अपसारण मतलब व्ययन मतलब और निर्यात जो है उनको मतलब लूट कर और उनको विदेशों में बेचना, और वो सब उन सब चीज़ों से संरक्षण करना किसकी बाध्यता होगी, राज्य की। ठीक है, तो 49, 50 और 51 तीनों हो गए। उसके बाद में हम चलते हैं अनुच्छेद 48। 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों, इनको गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू, ठीक है, कैसे दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण, परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, परिरक्षण और सुधार और क्या है, वध। ठीक है, वध। तो आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि कौन-कौन से जानवर जो हैं वो अनुच्छेद 48 के तहत जो हैं वो संरक्षित, उनको परिरक्षित किया गया है, उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए प्रयास करने का उपबंध है या उनको वध करने से रोकने का उपबंध है। तो एक तो गाय है, एक बछड़ा है और एक दुधारू है और एक वाहक पशु, जो मतलब कोई माल ढोते हैं जैसे, मतलब ठीक है। तो उनको पहली बात तो उनकी नस्ल सुधार, उनकी नस्ल जो है एक तो उसको बचाने का और दूसरा जो है उसे और मॉडिफाई करने का और तीसरा उनको वध से प्रतिषेध करेगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 48 क्या की बात करते हैं। अनुच्छेद 48 क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, पहली बात क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, किसका, पर्यावरण का। ठीक है, किसका संरक्षण, पर्यावरण का। क्या, एक तो संरक्षण और एक क्या है, संवर्धन। उसके बाद में वन और वन्य जीवों के रक्षा, वन और वन्य जीवों की रक्षा। तो अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, यहाँ दे रखा है कि अनुच्छेद 48 क्या जो है वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। 47 क्या कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, किसको, एक तो पोषाहार स्तर को, दूसरा किसको, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अब आपने देखा होगा कि कई अनुच्छेद हैं जिनमें प्रयास करना शब्दावली है, ठीक, कई अनुच्छेद हैं जिनमें राज्य की बाध्यता होगी, कई अनुच्छेद हैं जिनमें क्या लिखा है, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है,
तो अगर मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ कि ये मैंने 4 अनुच्छेद दे दिए, जैसे 37 दे दिया, 47 दे दिया और 49 दे दिया, और मैंने पूछ लिया कि इनमें से किस जो है वो अनुच्छेद की शब्दावली जो है वो ऐसी है कि उसमें लिखा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा। तो आप बता सकते हो कि 47 में है, 37 में है, लेकिन 49 में क्या है? 49 में राज्य की बाध्यता होगी, ये तो बता सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरह से जो है वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है और बन भी रहे हैं। मैं आपको जो है अगले वाले वीडियो में ये बात भी दिखा दूँगा कि ये देख लीजिए, इस अनुच्छेद में से ये शब्दावली पूछी गई है, यहाँ से ये पूछी गई है, वो सब चीज़ें आ रखी हैं और लेटेस्ट में भी आ रखी हैं। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा। ठीक है, कौन कौन से? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, लोक स्वास्थ्य की बात कर रहा है, उसको प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा। और राज्य विशिष्टता मादक, किस कैसे? मादक पेयों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और औषधियों प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, मतलब कि औषधि का जो सही उपयोग है उसके अलावा जो उपयोग है वो रोकने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर जो है वो इसमें ये शब्दावली भी है कि वो प्रयास भी करेगा और वो क्या है? राज्य का कर्तव्य भी है। तो ये अनुच्छेद 47 था। उसके बाद में अनुच्छेद 46। 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। तो आपको यहाँ पर ये बात नोट करनी है कि ये बात किसकी कर रहा है? शिक्षा की। और बात किसकी कर रहा है? अर्थ की। ठीक है, 2 बात तो ये हो गई। और क्या याद रखना है? एक तो ये बात कर रहा है एससी की और एक बात कर रहा है एसटी की और एक क्या है? दुर्बल वर्गों की। ठीक है? अभिवृद्धि करेगा। तो राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टता, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि सामाजिक अन्याय मतलब एक तरह से बात करो कि सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। ठीक है? सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण की बात कर रहा है, मतलब सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस-किस अनुच्छेद में जो है वो सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो एक तो 46 हो गया, एक 38 हो गया, ठीक है? तो आगे हम जो है वो देखेंगे कि किस-किस अनुच्छेद में ऐसी बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 45। 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम, अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि 6 वर्ष से कम की बात की जा रही है कि बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख। एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध। अब ये भी बात देखो कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन-कौन सा अनुच्छेद जो है वो शिक्षा संबंधी प्रावधान में है। तो आप देखो कि 45 में भी है और 46 में भी है। ठीक है? तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रयास करेगा, ये शब्दावली याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि हम वो याद रख सकते हैं जो अलग है। जैसे कि बाध्यता, जैसे कि कर्तव्य। माना कि प्रयास करेगा ये ज़्यादातर है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। जिन-जिन में जैसे 49 में बाध्यता है, 47 में कर्तव्य है, ठीक है? तो इनको हम याद रखेंगे, बाकी हम 45 को छोड़ देंगे, हम 46 को छोड़ देंगे, ठीक है? तो उनका हमें वैसे अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें क्या कहा गया है। ठीक है? तो ये बात हो गई कि 6 से कम आयु वर्ग, ठीक है? ये बात भी ध्यान रखनी है और शिक्षा का उपबंध करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि अनुच्छेद 45 जो है, उसमें यह उपबंध जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002। ठीक? तो ये बात आपको याद रखनी है कि अनुच्छेद 45 के अंदर जो उपबंध शिक्षा संबंधी जोड़े गए थे, वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अब अगला अनुच्छेद हम बात करें कि अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ये वर्तमान समय में एक करंट का इश्यू भी बना हुआ है कि जो केंद्र सरकार है, वो इसको लागू करने का भी प्रयास कर रही है। तो उसके लिए भी हमें इसे ध्यान से देखना होगा कि नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान, क्या? एक समान सिविल संहिता। मतलब कि कानून की जो व्यवस्था है, वो एक समान होगी, वो धर्म और संप्रदाय उन सबसे ऊपर उठकर होगी।
राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 43। ठीक है, अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि कर्म कारकों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, कर्म कारकों के लिए क्या है? निर्वाह मजदूरी। राज्य क्या है? उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कर्म कारकों को, अब थोड़ा ध्यान रखने वाला बात है कि कृषि, ठीक है, उद्योग, इन दो की स्पष्ट उल्लेख है और बाकी का भी कहा गया है। कर्म कारकों को काम, निर्वाह मजदूरी, विशिष्ट शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले काम की दिशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, किस चीज की बात है? एक तो काम की, एक निर्वाह मजदूरी की, एक शिष्ट जीवन स्तर की और अवकाश की भी बात इसमें की गई है। ठीक है, तो विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत और सहकारी आधारों पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब देखो, ग्रामों में क्या चीज? कुटीर उद्योग। अब मैं पूछूं कि कुटीर उद्योगों की बात कौन करता है? अनुच्छेद 43 करता है। ठीक है, अब आगे देखें, आपको उसमें 43 क्या है या 43 है में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस इतना याद रखना है कि ग्राम ग्राम के अंदर कुटीर उद्योगों के विकास की जो है वो बात कौन करता है? अनुच्छेद 43 करता है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 43 क्या है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, हाँ, या अन्य संगठनों के प्रबंध में, किस चीज में? प्रबंध में, जो प्रबंधक बोर्ड होता है जो कंपनी का, उसके अंदर कर्म कारकों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि प्रबंधन में कर्म कारकों का भाग लेना कहाँ है? क्या है? 300 जो 43 अनुच्छेद 43 क्या जो है वो बात किसकी करता है? प्रबंध में कर्म कारकों की भूमिका। लेकिन अब बात याद ये रखनी है एक और, अनुच्छेद 43 क्या जो है वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 है की। है कहता है कि सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यक्रम और लोकतांत्रिक नियंत्रण और गति की प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो सहकारी सोसाइटियों की बात कौन करता है? 43 है। अब देखते हैं कि 43 है को जोड़ा कर दिया। 43वां अनुच्छेद 43 है जो अनुच्छेद है वो जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया 43 है। अब हम अनुच्छेद 42 की बात करते हैं। 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उत्बंध। ठीक है, एक तो काम की कैसी? न्याय संगत, दूसरी मानवोचित दशा और तीसरी क्या है? प्रसूति सहायता। तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्रसूति सहायता की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 42 नंबर करता है। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ठीक है, क्या करेगा? उपबंध करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। इसका एक तो काम पाने का अधिकार, एक शिक्षा पाने का अधिकार और एक लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, तो अब वो दशाएं क्या है? राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर। अब ये बात ये नहीं है कि करनी ही पड़ेगी, वो डिपेंड करती है किस चीज पर? एक तो राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन पर और दूसरा उसकी विकास की सीमाओं के भीतर। काम पाने का, शिक्षा पाने का, बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्हल अभाव की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपकरण करेगा। एक टाइप से ये है तो अधिकारी, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है? राज्य की आर्थिक स्थिति पर। इन दशाओं में, बेकारी में, बुढ़ापे में, बीमारी में, निःशक्तता में, ठीक है, तो ऐसी दशाओं में क्या है? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अब है बात अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद, अब एक बात और,
कि आप जब हम लोग जब करंट पढ़ते हैं, तो करंट में जब कुछ योजनाएँ जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो अब उन योजनाओं के थ्रू जो है, वो इस चीज़ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे कि बुढ़ापा पेंशन, ठीक है? एकल नारी पेंशन या बेरोज़गारी भत्ता जो है, ठीक है? या फिर जो मतलब कि जैसे विद्या संबल योजना है, जिसमें मतलब कि संविदा पर लोगों को रखा जाता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं, वो इसी अनुच्छेद की जो है, वो क्रियान्विति का रूप है। तो उन चीज़ों का आप इस तरह से याद रखें कि ताकि मेंस के टाइम जब आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि राज्य जो है वो अनुच्छेद 41 की जो है वो उसके अंदर जो लोक सहायता पाने का अधिकार है, उसके अंदर जो काम या शिक्षा पाने का जो अधिकार है, उसकी पूर्ति किस तरह से कर रहा है या उसके पूर्ति के आप कोई 5 उदाहरण दीजिए, तो आपको तब वो चीज़ें काम आएँगी। हाँ, हालाँकि हमें वो याद होती हैं, लेकिन हम क्या है कि उनको जब तक जोड़कर याद नहीं रखेंगे, तब तक वो हमें उस टाइम याद नहीं आएगी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वैसा क्वेश्चन अगर मिले तो। अब हम बात करें कि ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनके ऐसी शक्तियाँ प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। क्या करेगा? शक्तियाँ प्रदान करेगा, उनको अथॉरिटी देगा, ठीक है? और उनके संगठन जो है वो करेगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 की, ठीक? अनुच्छेद 39 क्या कहता है? जैसे अब अगर मैं बात करूँ कि आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 40 की क्रियान्विति कहाँ है? तो आप बता सकते हो कि 72वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है, वो अनुच्छेद 40 का क्रियान्वित रूप है, ठीक है? तो एक तरह से उसको अधिकार बना दिया, ठीक? तो उसके अंदर पंचायतों को शक्तियाँ भी दी गई हैं, प्रधान पंचायतों को प्राधिकार भी दिया गया है, टाइम टू टाइम उनका संगठन भी किया जाता है, ठीक है? तो ये सब बातें आपको जोड़कर याद रखनी चाहिए। अनुच्छेद 39, 39 क्या कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति बताओ, ठीक? अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के मतलब कि जब स्टेट पॉलिसी बनाता है, तो उसमें वो इन बातों का ध्यान रखेगा। अब वो बातें कौन-कौन सी हैं कि वो अपने नागरिकों मतलब जिनमें पुरुष और स्त्री जो है, वो सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है? कि वो पॉलिसी ऐसी बनाएगा कि जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों को जो है, वो जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये नहीं है कि महिलाओं के लिए कर दिया या पुरुषों के लिए कर दिया और महिलाओं के लिए नहीं किया, इस तरह से नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में ये बात जो है वो अनुच्छेद 39 के खंड क में है। ये बात भी हमें याद रखनी है कि जीविका के पर्याप्त साधन जो हैं वो क में है, खंड क में। 39 क में नहीं, खंड क में है। इस बात को आपको थोड़ा डिफाइन करके थोड़ा अलग से याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें कि खंड ख क्या कहता है? ख कहता है कि भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व और नियंत्रण जो है, वो ऐसा होगा कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। कि मतलब सभी का अधिकतर भला हो, ठीक है? किस तरह से? कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, ठीक है? इसीलिए आप जो है वो हम लोग देखते हैं कि सरकार टाइम टू टाइम जो है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है या कोई कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर लेती है, तो वो इसी अनुच्छेद की क्रियान्विति है, ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि अनुच्छेद 39 का खंड ग, ठीक है? ये क्या कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो अब जो राष्ट्रीयकरण वाली बात है वो यहाँ भी लागू होती है, ठीक है? कि मानो कि एक ही कंपनी जो है वो जैसे टेलीकॉम कंपनी मान लीजिए कोई, ठीक है? वो एक ही कंपनी या फिर जो मतलब हाँ, चलो टेलीकॉम कंपनी माने, तो मानो कि इंडिया में एक ही कंपनी जो है वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो उससे क्या होगा कि उससे जो है वो एकाधिकार से मतलब कि जो मनचाहे रेट जो है, मनचाही दर पर जो है वो अपनी सेवाएँ प्रदान करेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस सेवा को खरीद सके, उस सेवा को प्राप्त कर सके। इसके लिए क्या है कि जब वो सेवा की पहुँच हर किसी के लिए हो, उसके लिए उचित दाम निर्धारित करने के लिए नियम बना सकेगी क्या? सरकार, ठीक है? तो वो बात जो है वो यहाँ लागू होती है। उसके बाद में घ खंड घ जो है वो क्या कहता है कि पुरुषों, स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन।
ठीक है? तो आपको बस इतना याद रखना है कि समान काम के लिए समान वेतन की बात जो है, वो कौन करता है? ढय करता है। 39 का खंड है। अब 39 का खंड उंगे, उंगे क्या बात करता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारकों के स्वास्थ्य और शक्ति, ठीक है? उसके पश्चात बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, ठीक है? आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो, ठीक है? तो मतलब एक तरह से मैं बात करूँ कि विवशता को दूर करने का प्रयास जो है वो यहाँ किया गया है। अब मैं आगे बात करूँ कि 39 का खंड च है, ठीक है? खंड च कहता है कि बालकों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ। बालकों और अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अब वैसे तो अगर कोई पढ़ाए तो वो इतनी डीप तक नहीं जाएगा, लेकिन आजकल के ट्रेंड के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर मैं आपको जो ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ी-सी आपको ध्यान में रखनी है कि शोषण से, ठीक है? नैतिक और आर्थिक परित्याग से, किससे? एक तो शोषण से और एक क्या है? परित्याग से। दोनों से रक्षा करेगा स्टेट, ठीक है? लेकिन परित्याग कैसा? एक तो नैतिक परित्याग और एक आर्थिक परित्याग जो है, उन दोनों से स्टेट रक्षा करेगा। और ये बात कहता कौन है? 39 का खंड च। अब हम देखते हैं कि 39 क, ये खंड क नहीं, ये 39 का एक अलग अनुच्छेद है। अब बात क्या करता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है? कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। मतलब आर्थिक कारणों से या अन्य कोई निर्योग्यता के कारणों से जो है वो न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्ध करेगा। मतलब कि जब बंदा जो है वो कोई वकील को हायर नहीं कर पाता इन कंडीशनों में, या मतलब किसी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, या कोई और जो है कि उसके लिए कोई वकील खड़ा नहीं हो रहा है, मतलब किसी सामने वाले के डर की वजह से या किसी और की वजह से, तो उस कंडीशन में जो है वो सरकार क्या करेगी कि आपको एक सरकारी वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक तो अनुच्छेद 39 का खंड च और दूसरी बात अनुच्छेद 39 क, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये दोनों के दोनों जो है जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 38 पर। 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब उस सामाजिक व्यवस्था में क्या-क्या चीजें शामिल होगी वो देखते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था की जब बात करेंगे तो पहले बात करते हैं अनुच्छेद 38 के खंड 1 की। खंड 1 3 तरह के न्याय की बात करता है। कौन-कौन से? एक तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हम जब पीछे भी बात करके आए थे तो अनुच्छेद 46 जो है वो भी ये बात बोल रहा था कि सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी जो है वो इन दोनों में है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यही तीनों न्याय जो है वो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी उल्लेखित है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ठीक है, तो राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, ठीक है? भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अब हम बात करें कि अनुच्छेद 38 का खंड 2, ठीक है? ये क्या कहता है कि राज्य विशिष्टतया आय, किस चीज़ की? आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। न केवल विशिष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच क्या करेगा? एक तो प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है? तो अब मैं अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 38 का खंड 2 जो है वो
किन किन असमानताओं को समाप्त करने का या कम करने का जो है वो प्रयास करेगा या बात करता है। तो उनमें एक तो ये है कि आय की असमानता, दूसरी है प्रतिष्ठा की, तीसरी है सुविधा की और चौथी है अवसर की। ठीक है? तो इस चीज़ को अगर हम प्रस्तावना में देखें तो एक अलग रूप में दिया गया है, वहाँ समानता की बात की गई है। और यही उसका दूसरा पहलू है कि मतलब अगर आप असमानताओं को समाप्त करोगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है समानता ही होगी। तो यहाँ पर जो है वो 4 तरह की है, लेकिन वहाँ पर क्या है प्रतिष्ठा और अवसर 2 ही तरह की समानताओं की बात की गई है। यहाँ पर एक तो आय की है, प्रतिष्ठा की है, सुविधा की है और अवसर की है। मतलब कि यहाँ आय और सुविधा 2 एक साथ। ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि अनुच्छेद 38 का जो खंड 1 है वो तो न्याय की बात करता है और 2 जो है खंड 2 जो है वो किसकी बात करता है? असमानताओं। ठीक है? तो अब आगे चलते हैं, आगे चलें तो अनुच्छेद 37 37 क्या कहता है? 37 जो है वो इस भाग के बारे में बात करता है। इस भाग में शामिल तत्वों का लागू होना। ठीक है? कि वो लागू कैसे होंगे, किस तरह से उन्हें लागू किया जा सकता है। ठीक है? तो इस भाग में शामिल उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। मान लीजिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है या फिर आय, प्रतिष्ठा और सुविधा और अवसर की असमानताओं को कम करने की बात। कि मान लो कि आपकी और मेरी आय जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है? तो आप इस बात के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरी और इनकी आय बराबर नहीं है। उसके लिए जो है वो न्यायालय में नहीं जाया जा सकता और न ही न्यायालय मतलब स्वतः संज्ञान लेकर उस चीज़ को लागू करवा सकता कि भारत में सभी लोगों की आय समान होनी चाहिए। ठीक है? तो लेकिन किंतु फिर भी इनमें अधिकथित मतलब जो कहे गए तत्व हैं, वो देश के शासन में मूलभूत होंगे। मतलब कि जो सरकार का शासन करने की जो प्रकृति होगी ना, वो इन प्रावधानों से सदैव क्या होगी? प्रभावित होगी। मतलब राज्य प्रयास करेगा, ठीक है? विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है? राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। अब बात करें अनुच्छेद 36 की, तो 36 क्या कहता है कि इस भाग में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। मतलब कि आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा जो है वो दी गई है, वही बात परिभाषा जो है वो यहाँ होगी। तो अब समाप्त कर